Next topic of superposition of waves is speed of a transverse wave on a stretched string. एक स्ट्रेच स्ट्रिंग पे जो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होगा उस ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। एंड ये जो हम लोग फॉर्मूला स्टडी करने वाले हैं ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ही एप्लीकेबल है, इस पॉइंट को याद रखो। वी आर कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड नॉट फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यह सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए ही एप्लीकेबल है and that wave is traveling on a stretched string. Okay, तो देखो डायग्राम में मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर किया है। स्ट्रिंग का मतलब इट कैन बी अ मेटल वायर, अ थिन मेटल वायर, और इट कैन बी अ कॉटन थ्रेड। नॉर्मल कॉटन का थ्रेड भी हो सकता है या मेटल का वायर भी हो सकता है, थिन मेटल वायर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर पास हुआ है। ये एक पुली है, पुली इज फिक्स्ड। तो दिस इज वन स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली, और ये स्ट्रिंग का दूसरा एंड है। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट। स्ट्रिंग का एक एंड हम लोगों ने रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है। एंड टू द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग वी हैव अटैच हैंगर। हम लोग ने एक हैंगर अटैच किया है। हैंगर में हम लोग अलग अलग मास को पुट करेंगे। So by keeping different masses in this hanger, we can apply suitable tension to the string. तो hanger and masses, हम लोग hanger में mass रखेंगे। तो hanger और masses का यूज क्या होगा? To keep this string under suitable tension. हमको string को tension में रखना है, stretched करके रखना है। और इस एग्जाम्पल में टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग का फॉर्मूला होगा m इंटू जी, T इक्वल्स टू m इंटू जी, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स टेंशन के फॉर्म में है, मास और एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये m कौन सा होगा? मास अप्लाइड इन द हैंगर। तो हैंगर का अगर टोटल मास m है तो m इंटू जी कर लो, इससे आपको टेंशन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने कंसीडर किया है, स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, और एक स्ट्रिंग का एंड यहां पे फिक्स किया है। अगर आप इस स्ट्रिंग को प्लग करोगे, इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, तो एक वेव डिस्टर्बेंस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो बाय प्लगिंग द स्ट्रिंग, इसको खींच के छोड़ दो, प्लग कर दो स्ट्रिंग को, खींचो और छोड़ दो, तो एक वेव डिस्टर्बेंस इस स्ट्रिंग पे क्रिएट होगा। And that wave disturbance will travel along the string with the velocity v. तो ये जो velocity है या speed जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हमको स्टडी करना है। Speed of a transverse wave traveling along the string. Speed of a transverse wave traveling along the string. सबसे पहले wave velocity जो मीडियम में ट्रैवल करता है, when a wave is traveling through a medium, it has certain velocity, progressive wave. तो प्रोग्रेसिव वेव का जो वेव वेलोसिटी होता है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। एक होता है इनर्शिया, एक फैक्टर कौन सा होता है? इनर्शिया, और दूसरा होता है इलास्टिसिटी, का मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो वेव वेलोसिटी थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, दैट इज इनर्शिया नंबर वन, और दूसरा इलास्टिक प्रॉपर्टी। So we can say wave velocity या speed of a transverse wave through a stretched string is determined by two factors. कौन से दो फैक्टर? एक फैक्टर है inertia और दूसरा है elasticity. तो speed of a transverse wave traveling through a stretched string depends upon two factors. फैक्टर नंबर वन देखो, टेंशन। टेंशन का सिंबल कैपिटल T। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्ट्रिंग। तो वेव प्रोपगेशन के लिए इलास्टिसिटी और इनर्शिया का रिक्वायरमेंट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज मेजरमेंट ऑफ टेंशन, का मतलब ये जो टेंशन है ये इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होगा। तो दिस इज फैक्टर नंबर वन, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन। एंड टेंशन के बिना डिस्टर्बेंस कैन नॉट प्रोपगेट इन द स्ट्रिंग, का मतलब अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो वेव डिस्टर्बेंस या वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग।
तो वेव के प्रोपगेशन के लिए अगर स्ट्रिंग में वेव को प्रोपगेट करना है तो स्ट्रिंग में टेंशन जरूरी है। फैक्टर नंबर 2 एंड डायमेंशन ऑफ टेंशन क्या होंगे? फोर्स, बिकॉज टेंशन एक फोर्स है एंड डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m1 l1 t-2। नाउ फैक्टर नंबर 2, speed of a transverse wave on a string also depends upon mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string, also called linear mass density. तो linear mass density का मतलब mass per unit length, और ये होगा mass divided by length, और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगा। Linear mass density, that is mass per unit length, is constant for the given string. और इसको कैसे फाइंड करना है? लीनियर मास डेंसिटी को कैसे फाइंड करना है? स्ट्रिंग का लेंथ मेजर करो, स्ट्रिंग का मास मेजर करो और मास को लेंथ से डिवाइड करो। तो व्हेन मास इज डिवाइडेड बाय लेंथ विल गेट मास पर यूनिट लेंथ, आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। इसका हम लोग सिंबल डिनोट करेंगे स्मॉल m। तो स्मॉल m होगा सिंबल ऑफ लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। इन सम बुक इसका सिंबल म्यू भी होता है, म्यू, ग्रीक लेटर म्यू। हम लोग इसका सिंबल m यूज करेंगे, बट रिमेंबर कुछ बुक में इसका सिंबल म्यू भी दिया है। ओके, तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ये स्ट्रिंग में होना जरूरी है, सो दैट स्ट्रिंग कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी। अगर वेव मोशन में है तो वेव विल हैव काइनेटिक एनर्जी आल्सो, सो दैट काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रिंग, एंड काइनेटिक एनर्जी का स्टोरेज के लिए स्ट्रिंग में लीनियर मास डेंसिटी भी जरूरी है। ओके, so we can say speed of a transverse wave on a string depends upon two factors. Factor number 1, tension, and factor number 2, linear mass density, that is mass per unit length. Now, dimensions of m. What is m यहाँ पे? Mass per unit length. Remember, m mass नहीं है, यहाँ पे small m क्या है? Mass per unit length, also called linear mass density. तो ये होगा mass upon length, string का mass upon string का length. डायमेंशन ऑफ मास होगा m1, डायमेंशन ऑफ लेंथ होगा l1, तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल m होगा m1 l-1। ओके, नाउ ये है डायमेंशन ऑफ टेंशन, ये है डायमेंशन ऑफ m। अगर t और m के डायमेंशन को डिवाइड किया, अब आप क्या करो? टेंशन के डायमेंशन को m से डिवाइड करो, t अपॉन m करो। तो अगर डायमेंशन ऑफ t डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ m करोगे तो आपको मिलेगा l2t-2। इन दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट l2t-2, और l2t-2 इज वेलोसिटी का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, बिकॉज वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1t-1। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन l1t-1 है तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा? l2t-2। इसका मतलब t by m रिप्रेजेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, डायमेंशनली t by m represent velocity का square, and therefore velocity होगा root of t by m। देखो t by m जो है ना डायमेंशनली l2t-2 होगा, that is velocity का square, so therefore velocity कितना होगा? under root of t by m। तो hence we conclude that speed of a transverse wave on a straight string is given by v equals to root of t by m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय रूट ऑफ t by m। व्हाट इज t? t होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? m into g, where m is mass applied in the handle, g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। स्मॉल m क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ। और लीनियर मास डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर, और टेंशन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। लेट अस नाउ डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो टॉपिक का नाम है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मोड्स का मतलब डिफरेंट मेथड्स, मोड्स का मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग कंसिडर करो, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब इट कैन बी अ मेटल वायर, थिन मेटल वायर, और इट कैन बी अ कॉटन थ्रेड।
इस स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फिक्स्ड किया है। तो टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। तो यहां एक रिजिड सपोर्ट है और यहां एक रिजिड सपोर्ट है, तो स्ट्रिंग के दोनों एंड रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है। लेट L be the length of the string and let small m be the linear mass density of the string। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, इस स्ट्रिंग का लेंथ L है और इस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m है। एंड व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? इट इज मास पर यूनिट लेंथ। It is m upon L. Small m is capital M upon L, where capital M is mass or L is length. Now we set this string into vibration. हम लोग इस string को वाइब्रेट करेंगे। अगर हम लोग इस string को वाइब्रेट करेंगे तो because of superposition of two progressive wave, इस string के ऊपर stationary wave सेटअप होगा। स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए सबसे पहले देखो फर्स्ट डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है और ये थर्ड डायग्राम है। तो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने के लिए मैंने स्ट्रिंग को बीच में प्लग किया। तो वन मेथड टू सेट स्ट्रिंग इनटू वाइब्रेशन इज टू प्लग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को प्लग करो, प्लग का मतलब उसको पुल करो और छोड़ दो। तो स्ट्रिंग दो एंड पे फिक्स्ड है, अगर आपने इसको बीच में प्लग किया का मतलब इसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो स्ट्रिंग विल बिगिन टू वाइब्रेट। सेकंड मेथड इज अटैच द स्ट्रिंग टू सम एक्सटर्नल वाइब्रेटर। इस स्ट्रिंग को किसी एक्सटर्नल वाइब्रेटर के साथ अटैच करो। एक्सटर्नल वाइब्रेटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क और इट कैन बी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। तो या तो स्ट्रिंग को प्लग करके वाइब्रेट करो, ये यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेटर इसको वाइब्रेट करो। एक्सटर्नल वाइब्रेटर कैन बी ट्यूनिंग फोर्क और इट कैन बी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। लेट अस फॉलो द मेथड ऑफ प्लगिंग द स्ट्रिंग। हम लोग स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे उसको प्लग करके। तो अगर मैंने इस स्ट्रिंग को सेंटर पे प्लग किया तो एक ट्रांसवर्स वेव इस स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस्ड होगा। अगर मैंने स्ट्रिंग को सेंटर पे प्लग किया तो एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगा एंड दैट ट्रांसवर्स वेव विल ट्रैवल फ्रॉम से लेफ्ट एंड टू राइट एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वो जो ट्रांसवर्स वेव होगा ये स्ट्रिंग के लेफ्ट से राइट एंड की तरफ ट्रैवल करेगा। फिर जब भी ये ट्रांसवर्स वेव इस रिजिड सपोर्ट पे आएगा तो वहां पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव एट अ डेंसर मीडियम। एंड रिफ्लेक्शन होने के बाद 180 डिग्री का फेज चेंज होगा, बिकॉज हमको मालूम है कि एट अ फिक्स्ड एंड, एट अ रिजिड एंड देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो आफ्टर फेज रिवर्सल ऑफ पाई रेडियन another transverse wave will travel in the opposite direction on the same string। तो फिर यहां पे स्ट्रिंग पे दो वेव ट्रैवल करेंगे, दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल करेंगे, एक लेफ्ट से राइट और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो राइट से लेफ्ट ट्रैवल करेगा। नाउ these two progressive wave traveling along the same string will interfere with each other। उनका आपस में सुपरपोजिशन होगा and because of superposition of these two progressive waves stationary wave is produced on the string। तो फिर इस स्ट्रिंग पे स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इन द मिडल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ स्टेशनरी वेव। स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है बट उसके ऊपर एक स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। अगर आपने स्ट्रिंग को दो एंड पे फिक्स रखा है तो यहां पे हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा बिकॉज स्टेशनरी वेव कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो ये जो रिजिड एंड होंगे वहां पे हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा बिकॉज ये एंड हमेशा रेस्ट पे होगा। स्ट्रिंग का जो ये एंड होगा ये दोनों एंड हमेशा रेस्ट पे होंगे, मतलब वहां पे नोड का ही फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसको बोलेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? टू नोड्स एट द फिक्स्ड एंड। का मतलब ये जो रिजिड एंड होंगे, ये जो फिक्स्ड एंड होंगे हमेशा नोड का ही फॉर्मेशन होगा
यहां पे एंटी नोड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस एंड इज फिक्स्ड, का मतलब ये हमेशा रेस्ट पे ही होगा। और स्ट्रिंग का जो मिड पॉइंट होगा वहां का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, का मतलब यहां पे बनेगा एंटी नोड। तो देयर इज एंटी नोड इन द मिडल एंड नोड एट द टू एंड पॉइंट्स। एंड फर्स्ट मोड में स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ वन लूप। देखो ये हो गया एक लूप। एक लूप में वेव का शेप या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। ये दो शेप एक साथ नहीं होंगे, ये दो शेप अल्टरनेटली फॉर्म होंगे। बट इन दो शेप का फॉर्मेशन इतने फास्ट होगा कि आवर आईज आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू शेप्स। का मतलब हमको ये दो शेप एक साथ दिखाई देंगे, एक साथ फॉर्म नहीं होंगे बट हमको एक साथ दिखाई देंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड दैट इज कॉल्ड वन लूप। तो सबसे सिंपलेस्ट मोड में स्ट्रिंग कैन बी मेड टू वाइब्रेट विद वन लूप। देखो ये हो गया एक लूप। तो व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, it can be made to vibrate with one loop. So this is the smallest loop that can be formed on a stretched string, one loop. And अगर स्ट्रिंग एक लूप के साथ वाइब्रेट करेगा तो वहां पे दो नोड का फॉर्मेशन होगा और एक एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। When string vibrates with one loop, there are two nodes and one anti node. Let n be the frequency of vibration. स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी n डिफाइन करेंगे। एंड लेट लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो n होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड लैम्डा होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो एक लूप का जो लेंथ होगा, ये एक लूप है, तो एक लूप का जो लेंथ होगा ये दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहां पे इन दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? लैम्डा बाई 2, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड कितना होगा? लैम्डा बाई 2। तो यहां पे एक लूप का जो लेंथ है वो स्ट्रिंग का भी लेंथ है। देखो तो लेंथ ऑफ वन लूप इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये होगा लैम्डा बाई 2। तो ये होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। विल डिस्कस ईच मोड इन डिटेल। पहले हम लोग फर्स्ट मोड को डिस्कस करते हैं। So in the first mode of vibration, only one loop is formed on a string. That one loop consists of two nodes and one antinode. इस one loop का लेंथ होगा L और इस one loop का लेंथ लैम्डा बाई 2 भी होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग n डिफाइन कर रहे हैं। Now let us obtain the formula of this n frequency of vibration. तो सबसे पहले होगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये होगा स्ट्रिंग का फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, का मतलब वन लूप। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ वन लूप? एक लूप का लेंथ कितना है? ये पूरा एक लूप है, तो एक लूप का लेंथ L भी है और एक लूप का लेंथ लैम्डा बाई 2 भी है। तो लेंथ ऑफ वन लूप इज L और लेंथ ऑफ वन लूप इज लैम्डा बाई 2। तो अगर L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा बिकम्स 2L। देखो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो लेंथ ऑफ वन लूप इज L और लेंथ ऑफ वन लूप इज लैम्डा बाई 2, तो वी कैन से लैम्डा इक्वल्स टू 2L। सेकंड स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग ये हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n लैम्डा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है n लैम्डा, v इक्वल्स टू n लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी n का फॉर्मूला होगा v बाय लैम्डा, है ना। लैम्डा को यहां पे डिवाइड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज v बाय लैम्डा। नाउ स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, यहां हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग का फॉर्मूला रूट ऑफ टी बाय एम होता है। ये अभी हमने स्टडी किया था। तो यहां पे जो v है ये हो गया ट्रांसवर्स वेव का स्पीड, जिसका फॉर्मूला रूट ऑफ टी बाय एम, वेयर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एम होगा लीनियर मास डेंसिटी। इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा बिकॉज स्ट्रिंग को उन्होंने स्ट्रेच किया है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। So since this string is fixed between the two rigid support, this string is under some tension. और m होगा उसका linear mass density, that is mass per unit length. तो इस v को root of t by m से substitute करो। एंड देखो यहाँ पे लैम्डा कितना है? लैम्डा is 2L। तो substitute wavelength लैम्डा as 2L, तो लैम्डा को लिखा मैंने 2L और v को लिखा root of t by m। तो v becomes root of t by m एंड लैम्डा कितना है? 2L। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ t बाय m।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L रूट ऑफ T by M, where L is the length of the string, T is tension in the string, and M is linear mass density, that is mass per unit length. So this is the frequency with which the string is vibrating in the first mode. का मतलब जब भी स्ट्रिंग एक लूप के साथ वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी होगा 1/2L रूट ऑफ T by M, where root of T by M is speed and 2L is lambda. Now this is the smallest frequency, yeah, this is the lowest frequency, yeah, this is the minimum frequency with which the string can vibrate. तो एक स्ट्रिंग जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड हुआ है उसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा ये होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं होगा. तो दिस इज द लोएस्ट और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग. दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल का मतलब लोएस्ट. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है n, इसको क्या बोला जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, also called first harmonic. Fundamental frequency also called first harmonic. ये हार्मोनिक क्या होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. आई विल नॉट एक्सप्लेन हार्मोनिक एट दिस मोमेंट, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पहले तो आप इसको लेबल कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन या विल लेबल ऑल द फ्रीक्वेंसी. तो ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, also called first harmonic frequency. तो ये हो गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. नाउ वी कम टू द सेकंड मोड. सेकंड मोड में स्ट्रिंग का लेंथ वही है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ है, उसका वाइब्रेशन का मोड चेंज हुआ है. तो कंसीडर सेम स्ट्रिंग हुज लेंथ इज L. अभी हमको इस स्ट्रिंग में दो लूप को प्रोड्यूस करना है. लूप इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट. लूप जो होता है ना स्टेशनरी का, ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट. तो अभी हमको उसी स्ट्रिंग के ऊपर लेंथ हम लोग चेंज नहीं कर रहे, उसका वाइब्रेशन का मोड चेंज कर रहे हैं. तो सेम स्ट्रिंग बट वी वांट टू प्रोड्यूस टू लूप्स. अभी ऐसे दो लूप प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो स्ट्रिंग का जो मिड पॉइंट है उसको ऐसे होल्ड करेंगे. तो किसी लाइट ऑब्जेक्ट से इस मिड पॉइंट को होल्ड करो, इसको पकड़ के रखो. तो अगर आपने इसका मिड पॉइंट होल्ड करके रखा है तो यहां पे नोड बनेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड टू वाइब्रेट. इसको हमने किसी लाइट ऑब्जेक्ट से पकड़ के रखा है, होल्ड किया है, सो दिस विल नॉट वाइब्रेट एट ऑल. का मतलब यहां पे नोड बनेगा. और फिर स्ट्रिंग के 1/4 लेंथ पे प्लग करो. ये स्ट्रिंग का हाफ लेंथ हो गया, तो ये उसका 1/4 हो गया. का मतलब स्ट्रिंग का लेंथ अगर L है तो ये डिस्टेंस L/4 होगा. स्ट्रिंग का टोटल लेंथ L है ना, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? L/4, 1/4. तो यहां पे हम लोग स्ट्रिंग को प्लग करेंगे. तो बाय होल्डिंग द मिड पॉइंट को होल्ड करके यहां पे 1/4 लेंथ पे स्ट्रिंग को प्लग करो. उससे क्या होगा? स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ टू लूप्स. यहां पे स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ टू लूप्स. तो ये होगा स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने का मेथड विद द टू लूप्स, प्लगिंग मेथड. बट यहां पे हमको स्ट्रिंग को प्लग करना है 1/4 लेंथ पे यहां पे, और इसका जो सेंटर है उसको होल्ड करके रखना है. नाउ व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद टू लूप्स, यहां देखो स्ट्रिंग दो लूप के साथ वाइब्रेट कर रहा है. तो हाउ मेनी नोड्स एंड हाउ मेनी एंटीनोड्स आर फॉर्म? 1, 2, 3 का मतलब 3 नोड्स फॉर्म होंगे. एक एंटीनोड यहां फॉर्म हो रहा है और दूसरा एंटीनोड यहां पे फॉर्म हो रहा है. तो वी हैव 2 एंटीनोड. ये एक एंटीनोड होगा और ये भी एक एंटीनोड ही होगा. तो व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ 2 लूप्स वी हैव 3 नोड्स एंड 2 एंटीनोड्स. एक लूप में क्या था? 2 नोड्स एंड 1 एंटीनोड था. तो दो लूप में क्या होगा? 3 नोड्स एंड 2 एंटीनोड्स फॉर्म होंगे. ना जब ये स्ट्रिंग दो लूप के साथ वाइब्रेट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे N1. तो लेट N1 बी द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ 2 लूप्स, एंड लेट λ1 बी द वेवलेंथ इन द सेकंड केस.
तो जब भी मोड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा। कांस्टेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, वो तो कांस्टेंट होगा बिकॉज स्ट्रिंग तो हमने चेंज नहीं किया है। तो स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव रिमेन्स कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल चेंज। तो फर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी n था, वेवलेंथ लैम्डा था। सेकंड केस में जहां पे दो लूप के साथ स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, वहां पे स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन n1 है और वेवलेंथ लैम्डा 1 है। स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है तो एक लूप का लेंथ कितना होगा? l/2 होगा, ये होगा एक लूप का लेंथ। तो अगर टोटल लेंथ l है तो एक लूप का लेंथ l/2 हो गया, और एक लूप का लेंथ का मतलब दो नोड के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा λ1/2। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू नोड कितना होता है? λ/2 होता है। तो यहां पे लेंथ ऑफ वन लूप इज l/2 ऑल्सो एंड लेंथ ऑफ वन लूप इज λ1/2 ऑल्सो। तो ये हो गया सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेट अस डिराइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। डेरिवेशन रिपीटेटिव होगा, का मतलब जो मेथड आपने n को डिराइव करने में अप्लाई किया था वही मेथड आपको n1 के लिए भी अप्लाई करना है। सेम टू सेम मेथड, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई। डेरिवेशन रिपीटेटिव है। तो लेट अस ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द सेकंड मोड। तो यहां पे लेंथ ऑफ वन लूप होगा l/2, एक लूप का लेंथ l/2 है और λ1/2 भी है। तो वी राइट l/2 इक्वल्स टू λ1/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो λ1 का वैल्यू l आ गया। λ1 कितना आ गया? l आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। v होता है n1 λ1। स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव तो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, वेवलेंथ चेंज हो गया। तो वैसे v इक्वल्स टू n1 λ1। तो n1 कितना होगा? v बाय λ1। वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने n के डेरिवेशन में किए थे, वही स्टेप्स। अभी v कितना होगा? √t/m। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? √t/m। और λ1 कितना है? l। तो λ1 को लिखो l, तो ये λ1 जो है ना उसको l लिखा, और v कितना है? √t/m। तो फ्रीक्वेंसी n1 का फॉर्मूला 1/l √t/m। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द सेकेंड मोड। तो सेकेंड मोड में जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है दो लूप के साथ, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा 1/l √t/m। अभी इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो फिर n1 का फॉर्मूला होगा 2 इंटू 1/12 √t/m। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अभी ये जो ब्रैकेट में जो फॉर्मूला हमको दिख रहा है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 1/12 √t/m का मतलब अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पे n हो गया 1/12 √t/m। इसका मतलब स्ट्रिंग जब भी दो लूप के साथ वाइब्रेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जो n1 होगा इट इज डबल ऑफ n होगा, का मतलब n1 कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ n, ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो n1 होगा ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी n1 इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक, as it is twice of first harmonic. n is called fundamental frequency या first harmonic. तो फ्रीक्वेंसी n1 कितना है? 2n। तो इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, also called first overtone। तो ये जो फ्रीक्वेंसी n1 है उसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। हार्मोनिक और ओवरटोन अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को लेबल कर रहा हूं। ये सब डेरिवेशन होने के बाद आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज हार्मोनिक एंड व्हाट इज ओवरटोन। तो n1 को बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक बिकॉज ये 2n है, और n1 को ही बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो दिस इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ डिस्कस थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रिंग का लेंथ वही होगा, लेंथ यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, बट हमको इसी स्ट्रिंग के ऊपर 3 लूप फॉर्म करने हैं। हाउ मेनी लूप्स? 3 लूप्स फॉर्म करने हैं। लूप्स आर आल्सो कॉल्ड सेगमेंट।
तो इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन सेम स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ 3 लूप्स। अगर स्ट्रिंग को 3 लूप में वाइब्रेट करना है तो देखो कितने नोड्स फॉर्म होने चाहिए। हाउ मेनी नोड्स? 4 नोड्स फॉर्म होने चाहिए और 3 एंटी नोड्स फॉर्म होने चाहिए। इन 3 लूप्स वी हैव 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। अभी प्लग करके स्ट्रिंग को 3 लूप में कैसे वाइब्रेट करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे नोड फॉर्म होना चाहिए, यहां पे नोड फॉर्म होना चाहिए। एंड नोड का मतलब 0 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको स्ट्रिंग को यहां होल्ड करना है और स्ट्रिंग को यहां पे भी होल्ड करना है बाय सम लाइट ऑब्जेक्ट। ये लेंथ कितना होगा? L/3 और ये लेंथ कितना होगा यहां से यहां तक? 2L/3 है ना। यहां से यहां तक ये लेंथ कितना होगा? 2L/3। तो स्ट्रिंग को L/3 लेंथ पे और 2L/3 लेंथ पे होल्ड करना है बाय सम लाइट ऑब्जेक्ट। उसको पकड़ के रखो, यहां पे उसको पकड़ के रखो। तो फर्स्ट पॉइंट जहां पे उसको होल्ड करना है ये होगा L/3 फ्रॉम दिस एंड और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? 2L/3। तो स्ट्रिंग इज होल्ड एट L/3 एंड 2L/3 और फिर उसको इस पॉइंट पे प्लग करो, यहां पे उसको प्लग करो। तो प्लग कहां पे करेंगे? L/6 लेंथ पे प्लग करेंगे बिकॉज ये लेंथ होगा L/6। टोटल लेंथ L है ना, ये टोटल लेंथ L है तो ये होगा L/6। तो स्ट्रिंग को L/6 लेंथ पे प्लग करो, L/3 और 2L/3 लेंथ पे होल्ड करो। उससे क्या होगा? स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ 3 लूप्स। स्ट्रिंग ऐसे 3 लूप के साथ वाइब्रेट करेगा। तो वी हैव 4 नोड्स and 3 antinodes. Let N2 be the frequency of vibration in the third mode and let lambda 2 be the wavelength. Frequency N2 है, wavelength lambda 2 है। Speed of progressive wave तो constant है। यहां पे एक लूप का लेंथ होगा L/3 बिकॉज टोटल लेंथ L था। तो अगर टोटल लेंथ L था उस पे अगर 3 लूप फॉर्म हो रहे हैं तो एक लूप का लेंथ L/3 होगा और वेवलेंथ के टर्म में ये डिस्टेंस होगा λ2/2 बिकॉज ये होगा 2 नोड के बीच का डिस्टेंस, ये होता है λ/2। तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा? एक लूप का लेंथ L/3 है और एक लूप का लेंथ λ2/2 भी है। लेट अस ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द थर्ड केस। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी को डिराइव करेंगे। वापस डेरिवेशन का मेथड सेम है जो हमने फर्स्ट और सेकंड मोड में किया था, सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? लेंथ ऑफ 1 लूप। तो यहां पे एक लूप का लेंथ कितना है? एक लूप का लेंथ L/3 है और एक लूप का लेंथ λ2/2 भी है। तो लेंथ ऑफ 1 लूप इज L/3 या λ2/2। सिंप्लीफाई करके λ2 का वैल्यू निकालो तो 2 विल गो अप, तो λ2 हो जाएगा 2L/3 एंड देन वी ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल्स टू n लैम्डा। भाई यहां पे फ्रीक्वेंसी N2 है, वेवलेंथ λ2 है, तो फ्रीक्वेंसी N2 का फॉर्मूला V बाय λ2 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट V का फॉर्मूला, V वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग होता है √T/m और λ2 कितना है? 2L/3 है, तो 3 विल गो इन द न्यूमरेटर। तो सब्स्टिट्यूट V का वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट λ2 का वैल्यू, तो 1/λ2 कितना होगा? 3/2L होगा। तो फ्रीक्वेंसी N2 का फॉर्मूला बन जाएगा 3/2L √T/m। फ्रीक्वेंसी N2 का फॉर्मूला हो जाएगा 3/2L √T/m। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द थर्ड मोड। इसका मतलब स्ट्रिंग जब भी 3 लूप के साथ वाइब्रेट करेगा, स्ट्रिंग जब भी 3 लूप के साथ वाइब्रेट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा 3/2L √T/m। अभी इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या किया? 3 को आउटसाइड लिखा और 1/2L √T/m को एक साथ लिखा। तो दिस फॉर्मूला कैन बी अरेंज एज 3 into 1/2L √T/m। और ये किसका फॉर्मूला है? यह है फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल n था। का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी N2 है, इट इज थ्राइस ऑफ फंडामेंटल frequency, it is 3 times of fundamental frequency।
Now here frequency N2 is called as third harmonic. इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक. एज इट इज 3 टाइम्स ऑफ n और n होता है फर्स्ट हार्मोनिक. तो अगर n फर्स्ट हार्मोनिक है तो 3n क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक. तो 3n फ्रीक्वेंसी N2 जो है ना वो 3n है. इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन. तो फ्रीक्वेंसी N2 that is 3n is called third harmonic, also called second overtone. तो ये हो गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. वी आर डिराइविंग द फ्रीक्वेंसीज ओनली फॉर फर्स्ट 3 मोड्स, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड एंड द थर्ड मोड. बट यही पार्ट हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. हम लोग थर्ड मोड पे स्टॉप कर रहे हैं, बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर ऑल्सो. का मतलब थर्ड मोड के बाद होगा फोर्थ मोड. फोर्थ मोड में यहां पे कितने लूप फॉर्म होंगे? 4 लूप्स. का मतलब स्ट्रिंग का लेंथ वही होगा, बट यहां पे 4 लूप का फॉर्मेशन होगा इन द फोर्थ मोड. एंड फोर्थ मोड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर ये थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी है तो फोर्थ मोड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? N3 इज इक्वल टू 4/12 रूट ऑफ T/M हो जाएगा. वो फोर्थ मोड का फ्रीक्वेंसी होगा. उसके बाद होगा फिफ्थ मोड. फिफ्थ मोड में कितने लूप का फॉर्मेशन होगा? 5 लूप्स का फॉर्मेशन होगा. का मतलब इतने ही लेंथ पे 5 लूप्स का फॉर्मेशन होगा. एंड फिफ्थ मोड में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फिफ्थ मोड में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा N4 इज इक्वल टू 5/12 रूट ऑफ T/M. और जो फिफ्थ मोड होगा उसका फ्रीक्वेंसी 5n होगा. फोर्थ मोड का फ्रीक्वेंसी 4n होगा. थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी 3n है. सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी 2n था और फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी n था. तो सिमिलर डेरिवेशन कैन बी परफॉर्म फॉर ऑल द रिमेनिंग मोड ऑल्सो. तो ये हो गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट. तो अभी हम लोगों ने जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी किए फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो उन वाइब्रेशंस में जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया है वो हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे हैं. द इंपॉर्टेंट नोट इन द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. नंबर 1, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स. जैसे यहां पे देखो, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट कैन वाइब्रेट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. Can vibrate with different frequency n, n1, n2, n3, etc. So string stretched between the 2 rigid support can vibrate with different frequencies which are integral multiple of the fundamental frequency. Fundamental frequency कौन सा होता है? Lowest frequency या minimum frequency. का मतलब एक लूप वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है. तो स्ट्रिंग जब ये वाइब्रेट करता है, इट कैन वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आर n, 2n, 3n, 4n, 5n, etc. यहां पे n होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल द रिमेनिंग होंगे उसके इंटीग्रल मल्टीपल. जैसे 2n, 3n, 4n, ये सब क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यहां पे n स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो स्ट्रिंग वाइब्रेट विथ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, 2n, 3n, 4n, etc. दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. का मतलब यहां पे एक लूप के साथ स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है. दिस इज सेकेंड हार्मोनिक. यहां पे स्ट्रिंग 2 लूप के साथ वाइब्रेट कर रहा है. का मतलब 2n देखो यहां पे होगा. तो दिस इज n, दिस इज 2n. फिर 3n का मतलब स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विथ 3 लूप्स. का मतलब ये हो गया थर्ड हार्मोनिक. ये हो गया फोर्थ हार्मोनिक. यहां पे स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ 4 लूप्स. ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक. यहां पे स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फिफ्थ लूप, एक्सेट्रा. Point number 2, for the vibration of a string, number of loops is equal to number of antinodes formed.
जितने लूप्स होंगे उतने ही एंटी नोड भी फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में एक लूप फॉर्म हुआ है और एक एंटी नोड फॉर्म हुआ है, का मतलब नंबर ऑफ लूप्स 1 है, एंटी नोड भी 1 है। लुक एट द सेकेंड मोड, यहां पे 2 लूप का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 एंटी नोड भी फॉर्म हुए हैं, का मतलब जितने लूप्स होंगे उतने ही एंटी नोड फॉर्म होंगे। 1 लूप 1 एंटी नोड, 2 लूप 2 एंटी नोड, 3 लूप्स 3 एंटी नोड्स, and number of nodes, that is n, is antinodes plus 1. नोड कितने होंगे? 1 more than एंटीनोड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंटीनोड है तो 2 नोड है। देखो यहां पे 2 एंटीनोड है तो 3 नोड्स फॉर्म हो गए। यहां पे 3 एंटीनोड्स है तो 4 नोड फॉर्म होंगे, का मतलब नोड्स कितने होंगे? 1 more than एंटीनोड। तो लूप इक्वल्स टू एंटीनोड्स, नंबर ऑफ लूप इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटीनोड्स एंड नंबर ऑफ नोड्स होंगे 1 मोर देन एंटीनोड। पॉइंट नंबर 3, इफ देयर आर x नंबर ऑफ लूप्स, सपोज नंबर ऑफ लूप्स x है, तो व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट विद x लूप, एक जनरल फॉर्मूला देखो, ये होगा एक जनरल फॉर्मूला। तो when string vibrate with x number of loops, then the frequency of vibration is given by x upon 12 root of t by m. तो ये होगा जनरल फॉर्मूला when the string vibrates with x number of loops. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला होगा n is equal to x upon 12 root of t by m. यहां पे x stands for number of loops. For example, when a string vibrates with one loop, यहां देखो स्ट्रिंग एक लूप के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो when string vibrates with one loop, x हो जाएगा 1, का मतलब पहले केस में x 1 है तो फ्रीक्वेंसी होगा 1 upon 12 root of t by m, that is called fundamental frequency. सेकंड केस में स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद 2 लूप्स, का मतलब यहां पे x कितना हो गया? 2, बिकॉज यहां पे 2 लूप है, तो पुट x as 2, तो ये हो जाएगा 2 upon 2l root of t by m. 2 केस कैंसिल, 1 upon l root of t by m. ये सेकंड केस का फ्रीक्वेंसी होगा। थर्ड केस में कितने लूप है? 3, का मतलब x कितना होगा? 3, तो पुट x as 3, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा थर्ड मोड में? 3 upon 2l root of t by m. तो ये हो गया एक जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे x स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लूप्स। नेक्स्ट नंबर 4, if np is the frequency of pth overtone, तो p होगा नंबर ऑफ ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एक्सेट्रा। तो फॉर एनी pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी समझो np है, तो np का फॉर्मूला होगा p plus 1 into n. व्हाट इज n? n होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज n? n होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो किसी pth ओवरटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका फॉर्मूला होगा np equals to p plus 1 n. And what is fundamental frequency? 1 upon 12 root of t by m. तो pth ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा np equals to p plus 1 upon 12 root of t by m. For example, I want second overtone का फ्रीक्वेंसी, I want second overtone का फ्रीक्वेंसी, का मतलब p कितना हो जाएगा? 2, तो पुट p as 2, तो ये हो जाएगा 2 plus 1 3, तो ये होगा 3 by 12 root of t by m. I want second overtone का फ्रीक्वेंसी, I want first overtone का फ्रीक्वेंसी, तो अगर मुझे फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं p को लिखूंगा 1, तो पुट p as 1, तो ये होगा 1 plus 1 2 by 12 root of t by m. तो इस फॉर्मूला से वी कैन गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सम pth ओवरटोन। एंड pth ओवरटोन जो होता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो pth ओवरटोन होता है वो p plus 1 हार्मोनिक होता है। pth ओवरटोन इज p plus 1 हार्मोनिक। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ओवरटोन में p हो जाएगा 1, तो अगर p 1 होगा तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, का मतलब सेकेंड हार्मोनिक होगा। तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन तो p कितना हो जाएगा? 2, है ना, p स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन p बिकम्स 2, तो अगर p 2 होगा तो 2 plus 1 3 होगा, तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। तो फॉर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग pth ओवरटोन होता है p plus 1 हार्मोनिक। तो ये होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखना है फॉर द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग।
Let us now understand the difference between harmonics and overtones. हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन्स क्या होता है, ये भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इन वर्ड्स को हमने यूज किया था टू डिनोट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और इन वर्ड को हम लोग आगे भी यूज करेंगे फॉर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप। लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स जो होंगे ना पाइप के अंदर, वहां पे भी हम लोग हार्मोनिक एंड ओवरटोन वर्ड को यूज करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हार्मोनिक एंड ओवरटोन वर्ड कब यूज करना है। सबसे पहले ये जो दो वर्ड है हार्मोनिक एंड ओवरटोन, दे आर यूज टू डिनोट फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक एंड ओवरटोन ये जो दो वर्ड है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने में यूज होते हैं, तो दे आर यूज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हार्मोनिक क्या होता है, तो हार्मोनिक इज द वर्ड यूज्ड टू डिनोट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन वाइब्रेशन एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स। सो हार्मोनिक वर्ड यूज होता है टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। इसका मतलब हार्मोनिक का जो काउंटिंग होता है यह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। हार्मोनिक का काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फिर अगर फ्रीक्वेंसी 2n है, 2n का मतलब ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक। अगर फ्रीक्वेंसी 3n है, 3n का मतलब थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल होगा वही हार्मोनिक का नंबर होगा। तो n होता है फर्स्ट हार्मोनिक, 2n होगा सेकेंड हार्मोनिक, 3n होगा थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी 4n अगर होगा तो फोर्थ हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी अगर 11n होगा तो 11th हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी अगर 14n होगा तो 14th हार्मोनिक। जो मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, जो मल्टीपल है वही हार्मोनिक का नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम वाइब्रेशंस सम हार्मोनिक मे बी एब्सेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल हार्मोनिक्स शुड बी प्रेजेंट। कुछ हार्मोनिक एब्सेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इन वाइब्रेशंस को हमको स्टडी करना बाकी है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। बट अभी तो मैं सिर्फ उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वाइब्रेशंस। तो फॉर वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इवन हार्मोनिक्स, तो इवन हार्मोनिक्स किसको बोलेंगे, 2n, 4n, 6n, 8n एक्सेट्रा, इसको बोलेंगे इवन हार्मोनिक्स, बिकॉज ये इवन मल्टीपल्स है। एंड ऑड हार्मोनिक्स किसको बोलेंगे, n, 3n, 5n, 7n, 9n etc. Odd multiples of fundamental frequency are called odd harmonics, and even multiple of fundamental frequency are called even harmonics. So for vibrations of air column in a pipe closed at one end, even harmonics such as 2n, 4n, 6n etc. are absent. तो इसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होता है का मतलब सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होता है। That's why in some vibration some harmonics may be absent. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ हार्मोनिक्स या कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक। नाउ द सेकंड टर्म इज ओवरटोन। ये ओवरटोन टर्म भी फ्रीक्वेंसी को ही डिनोट करने में यूज होता है। तो the word overtone is used to denote only those integral multiple of fundamental frequency, only those integral multiple of fundamental frequency which are actually present in a given sound. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स जो एक्चुअली प्रेजेंट होंगे उनको डिनोट करेंगे ओवरटोन से। देन
द फ्रीक्वेंसी विच इज इमीडिएटली हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होता है, तो फ्रीक्वेंसी विच इज इमीडिएटली हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो इमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। फिर फर्स्ट ओवरटोन के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। फिर सेकंड ओवरटोन के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज कॉल्ड थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। दैट मीन्स ओवरटोन डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद रखो, ओवरटोन के काउंटिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड नहीं होता है, बट हार्मोनिक्स के काउंटिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही हार्मोनिक का काउंटिंग शुरू होता है, बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। बट ओवरटोन के काउंटिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड नहीं होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा वहां से ओवरटोन का काउंटिंग शुरू होता है। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। तो प्लीज रिमेंबर, ओवरटोन डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन ओवरटोन्स आर नेवर एब्सेंट। ओवरटोन्स कभी एब्सेंट होते नहीं का मतलब हार्मोनिक्स में भी एब्सेंट, जैसे देखो यहां पे इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, बट ऐसे ओवरटोन कभी एब्सेंट होते नहीं। तो हार्मोनिक्स में भी एब्सेंट, बट ओवरटोन्स आर नेवर एब्सेंट। एंड ओवरटोन्स क्यों एब्सेंट नहीं होंगे? बिकॉज ओवरटोन कंटेन ओनली दोज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट। का मतलब ओवरटोन्स के काउंटिंग में जो प्रेजेंट होते फ्रीक्वेंसी उनको ही काउंट किया जाता है। दैट्स व्हाई ओवरटोन्स कभी एब्सेंट होंगे नहीं। इनफैक्ट जो फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होंगे उनको ओवरटोन के काउंटिंग में हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। तो ओनली फ्रीक्वेंसी विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड दोज आर काउंटेड एज ओवरटोन्स। दैट्स व्हाई ओवरटोन्स आर नेवर एब्सेंट, बट हार्मोनिक में भी एब्सेंट। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ हार्मोनिक एंड ओवरटोन। लेट अस नाउ डिस्कस सम एग्जांपल्स जहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेबल करेंगे in terms of harmonic and in terms of overtone. Let us discuss two examples. Example number 1 और example number 2. दोनों example में मैंने कुछ frequency को यहां पे लिखा है। जैसे example 1 में frequencies are n, 2n, 3n, 4n, etc. And example number 2 में frequencies are n, 3n, 5n, 7n and etc. आपको क्या करना है? इन फ्रीक्वेंसीज को हार्मोनिक एंड ओवरटोन के फॉर्म में लेबल करना है। का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ऐसे लेबल करो, या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन ऐसे लेबल करो। तो इन फ्रीक्वेंसी को नंबर करना है या लेबल करना है हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स के फॉर्म में। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करो, और पहले ये सॉल्व करो। तो पॉज द वीडियो एंड पहले इन फ्रीक्वेंसीज को हार्मोनिक एंड ओवरटोन के फॉर्म में लेबल करो, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वीडियो को आगे प्ले करो, देन आई डिस्कस द आंसर। ओके, नाउ आई गिव द आंसर। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप चेक कर लो आपके आंसर राइट है कि रॉन्ग है। एग्जाम्पल 1 में फ्रीक्वेंसी थे n, 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन। तो इनको अगर हार्मोनिक के फॉर्म में लेबल करना है तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक, बिकॉज हार्मोनिक स्टार्ट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है 2n का मतलब सेकंड हार्मोनिक, बिकॉज ये सेकंड मल्टीपल है। उसके बाद है 3 का मतलब थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद है 4 टाइम्स है तो इसको बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो जब भी आप हार्मोनिक को लेबल करोगे आपको मल्टीपल देखना है, जितना मल्टीपल होगा उतने नंबर का हार्मोनिक होगा। ओके, अभी इनको ओवरटोन के फॉर्म में लेबल करते हैं। बट
ओवरटोन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड नहीं होता है। इमीडिएट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी होंगे वही ओवरटोन में इंक्लूड होंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद 2n मिल रहा है, तो यहां से ओवरटोन का काउंटिंग शुरू होगा। तो ये होगा फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट के बाद 2n 3n मिल रहा है, तो ये होगा सेकंड ओवरटोन, उसके बाद 4n, तो ये हो जाएगा थर्ड ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन जो है वो फर्स्ट के बाद आएगा, थर्ड ओवरटोन जो है वो सेकंड के बाद होगा। तो यहां ऑब्जर्व करो, सेकंड हार्मोनिक बन गया फर्स्ट ओवरटोन। ये जो 2n है ये सेकंड हार्मोनिक है बट फर्स्ट ओवरटोन है। थर्ड हार्मोनिक बन गया सेकंड ओवरटोन का मतलब ये जो 3n है ये थर्ड हार्मोनिक है बट सेकंड ओवरटोन है, एंड सो ऑन। नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में फ्रीक्वेंसीज आर n, 3n, 5n, 7n एंड सो ऑन। तो इनको हार्मोनिक के फॉर्म में पहले लेबल करते हैं। तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी n है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहां से हार्मोनिक का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद 3n मिल रहा है, 3 है का मतलब ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद 5n मिल रहा है, मल्टीपल 5 है तो ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। उसके बाद मल्टीपल 7n मिल रहा है तो ये हो जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, ऐसे लेबल करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हार्मोनिक में आपको मल्टीपल देखना है, जितना मल्टीपल होगा n का उतना हार्मोनिक का नंबर होगा। तो यहां पे सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक ये सब एब्सेंट है। इसका मतलब यहां पे इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अभी इसको लेबल करते हैं ओवरटोन के फॉर्म में, बट ओवरटोन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको स्किप करेंगे, इस n को स्किप करेंगे। अभी n के बाद क्या मिल रहा है 3n, तो यहां से ओवरटोन का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो इस 3n को बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन में मल्टीपल कितना है वो नहीं देखना है। जब भी आप ओवरटोन लेबल करोगे, जब भी आप फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन के फॉर्म में लेबल करोगे तो कितना मल्टीपल है वो नहीं देखना है, वो अपने को देखना है हार्मोनिक में। मल्टीपल कितना है वो कहां देखना है, हार्मोनिक के लेवल में देखना है। ओवरटोन में मल्टीपल नहीं देखना है। फंडामेंटल के बाद जो इमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगा उसको फर्स्ट ओवरटोन बोला जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको सेकंड ओवरटोन बोला जाएगा। सेकंड के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्रीक्वेंसी उसका थर्ड ओवरटोन बोला जाएगा। फिर उसमें मल्टीपल कितना है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। का मतलब सेकंड एग्जांपल में थर्ड हार्मोनिक बिकम्स फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक बिकम्स सेकंड ओवरटोन, सेवेंथ हार्मोनिक बिकम्स थर्ड ओवरटोन। तो हमेशा नेसेसरी नहीं है कि सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन हो, ये नेसेसरी नहीं है। यहां पे देखो सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, बट यहां पे थर्ड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सेकंड हार्मोनिक इज ऑलवेज फर्स्ट ओवरटोन, नॉट नेसेसरी। इट मे बी और इट मे नॉट बी, जैसे एग्जांपल 2 में। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए जहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स के फॉर्म में लेबल किया।